नमस्ते, ओवरव्यू में आपका स्वागत है। मैं आज अमेरिका में हूँ और ऑरलैंडो से बोल रहा हूँ। ऑरलैंडो जो ज़्यादा ख्याति है जिसकी डिज़नीलैंड की वजह से, लेकिन हम लोग एक विशेष पर्पज़ से आए हैं, यहाँ पे केनेडी स्पेस सेंटर भी है। नासा का यहाँ पे एक बड़ा स्पेस सेंटर है, उसका मतलब ज्ञान है और शायद उसी के लिए आज हम सब सारे लोग उसी में जाने की तैयारी से आए हैं। लेकिन हमेशा की तरह ओवरव्यू ओवरव्यू में 3 विषय, आज़म खां समाजवादी पार्टी में रहेंगे या इंडिया में? दूसरा, जीतन राम मांझी नैया पार लगाएँगे या डुबोएँगे? और तीसरा, गांधी ने अमेरिका में सर उठाकर चलने की ताकत दी। इन तीनों विषयों पे बात करने से पहले हमेशा की तरह आपसे आग्रह, चैनल को सब्सक्राइब करें और हो सके तो चैनल की मेंबरशिप भी ले लें। मेंबरशिप का मतलब एक छोटी रकम आप हमें आर्थिक सहयोग के रूप में देते हैं, जिससे चैनल चलने में आसानी होती है और अगर आप हर महीने का कमिटमेंट नहीं करना चाहते हैं, तो एक बार वन टाइम एक बार एक हमारा आर्थिक सहयोग कर सकते हैं, उसके लिए डिटेल्स नीचे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं आज़म खान समाजवादी पार्टी में रहेंगे या इंडिया गठबंधन। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कल अखिलेश यादव जी आज सुबह अखिलेश यादव जी आज़म खान साहब के पास पहुँचे। अ, अब वो एक जो कहावत है ना, देर आयत दुरुस्त आयत, तो देर तो हो गई है। आज़म खान आहत भी दिखाई दिए। इस इस मीटिंग में बिल्कुल बार-बार प्रचारित किया गया था कि कोई और नहीं रहेगा और ऐसा हुआ भी। ये भी कहा गया था चाय पिलाने वाला भी नहीं जाएगा, तो चाय पिलाने वाला भी नहीं गया और आज़म खान, अखिलेश यादव की ये बहुप्रतीक्षित और बहुचर्चित मीटिंग 15 से 20 मिनट लास्ट की। मूल तत्व यह है कि यहाँ पे ये आज़म खान की रामपुर सीट थी। आज़म खान साहब को जिस तरह से कॉर्नर करके उनको प्रताड़ित किया गया है, मैं तो टर्म यूज़ कर रहा हूँ, प्रताड़ित किया गया है। 111 केसेज़ उनके ऊपर लादे गए हैं। वहाँ पे बाकी चीज़ें तो ठीक थी, मान लीजिए एक सरकार है जो उनके अगेंस्ट है, जो उनको प्रताड़ित कर रही है। लेकिन उनकी अपनी पार्टी और पार्टी के सरगना जो सबसे ऊपर बैठे हुए अध्यक्ष अखिलेश यादव उनके साथ उस तरह से खड़े हुए नहीं दिखाई दिए। अब वो अखिलेश यादव की तरफ से बहुत एक्सप्लेनेशन आ सकता है कि मैंने ये किया या ये किया, लेकिन खड़े हुए दिखाई नहीं दिए। आज़म खान जब छूट के भी आ रहे थे तो उस समय भी कोई ऐसा ख़ास विशेष ये नहीं लगा कि आज़म खान को लेने जैसे सीतापुर जेल के बाहर ही जा सकते थे, उससे पहले जा सकते। लेकिन उस तरह की कोई बात हुई नहीं। आज़म खान साहब जब निकले थे तो वहाँ एक चर्चा ये भी चलाई गई थी कि उनकी एक कोई पहले से डील हो गई है अमित शाह साहब से कि भई या तो बीएसपी में जाओगे या अलग पार्टी बनाओगे और तभी हम तुम्हें छोड़ेंगे। लेकिन आज़म खान साहब ने ये बिल्कुल स्पष्ट कर दिया था कि वो जो राजनीति करते आए हैं, उसी राजनीति को करेंगे। वो भाजपा के पुरजोर विरोध में खड़े रहेंगे। अब ये मुझे लगता है कि द ओनस इज़ ऑन अखिलेश यादव। अखिलेश यादव को तय ये करना है कि वो आज़म खान साहब को कितनी इज़्ज़त देंगे और कौन-सी जगह देंगे। क्योंकि रामपुर वाली सीट पे जब पिछला लोकसभा इलेक्शन हुआ, तो जो मेरी जानकारी है उसके अनुसार बिना आज़म खान साहब की मर्ज़ी के एक मुफ्ती साहब को अखिलेश यादव जी ने लड़ाया भी और जिताया भी। वो सीट ऐसी है जहाँ पे 50% से ज़्यादा मुस्लिम बाहुल्य वोटर हैं और अगर कोई भी ठीक से इलेक्शन वहाँ लड़ जाए ऑपोज़िशन का कैंडिडेट, तो उसको फिर जीतने में ऐसी दिक्कत होनी नहीं चाहिए। लेकिन चूँकि राजनैतिक रूप से ये मुफ्ती साहब आज़म खान के अपोज़िट कैंप के थे, तो इट वाज़ नॉट टेकन वेरी काइंडली बाय आज़म खान। खैर, अंदर क्या बात हुई ये तो नहीं मालूम, लेकिन आज़म खान आहत हैं इससे कोई डिनाई नहीं कर सकता है। अ, बातचीत करके बाहर निकले, लेकिन मेरी जो अपनी एनालिसिस है और जो मैं अपनी समझ है, उसके अनुसार इतना ही कह सकता हूँ कि आज़म खान एनडीए के सामने जो इंडिया गठबंधन का जो भी स्वरूप है, उस पे रहेंगे, इसमें मुझे कहीं कोई डाउट नहीं है। अब उस गठबंधन में अभी जैसा लगता है कि वो तो अभी सपा का हिस्सा है, सपा के नेता के रूप में रहेंगे, कि कांग्रेस के नेता के रूप में रहेंगे या कोई अपना एक अलग से कुछ दल या कोई एक प्लेटफ़ॉर्म बना के उससे रहेंगे। ये शायद थोड़ा वो है, लेकिन ज़्यादा उम्मीद यही है कि जहाँ वो हैं वहीं पे रहेंगे। अखिलेश यादव ने एक पहल की है और अगर उस पहल को अखिलेश यादव फ़ॉलो अप करते हैं,
आज़म खान को आज जिस उम्र के जिस पड़ाव पे 78 साल के व्यक्ति को मुझे नहीं लगता है कि उनको कोई बहुत अ, ऐसा कोई रुतबा चाहिए। रुतबा ये सारा कुछ मिल चुका है, लेकिन उनको शायद वो इज़्ज़त चाहिए और अगर अखिलेश यादव कहीं से ये कन्विंस करने में तैयार हो जाते में सफल रहते हैं कि आज़म खान की वो इज़्ज़त, वो वो जो सामने से जो दिखाई देती पोज़ीशन, वो पुरानी ही जैसी है, तो मुझे नहीं लगता है कि उनको वो सपा छोड़ के उनके पास कहीं और जाने की उनकी मर्ज़ी होगी। लेकिन अगर वो स्थिति नहीं होती है, तो उनकी एक नेचुरल जो इस समय की जो पॉलिटिक्स है, उसमें नेचुरल डेस्टिनेशन ना मैं कहूँगा कांग्रेस है। लेकिन चूँकि वो एक थोड़ा टची सब्जेक्ट है, अगर कांग्रेस में जाते हैं बिना अखिलेश यादव की मर्ज़ी के तो मुश्किल होगा। लेकिन पिछली बार भी ऐसा बहुत जगह हुआ था जहाँ अखिलेश यादव जी ने अपने साथ के लोगों को ही कांग्रेस में जाने से रोका नहीं था या जाने को प्रेरित किया था। उसका एक एग्ज़ाम्पल मैं इसलिए बता दूँ, इलाहाबाद की सीट से कुंवर रेवती रमन सिंह पहले दिन से समाजवादी पार्टी के जिसको कहते हैं ना संस्थापक सदस्य के रूप में मौजूद थे। मुलायम सिंह के साथ कंधे से कंधा मिला के उस पार्टी को बनाया था। लेकिन पिछली बार जब 2024 का इलेक्शन हो रहा था तो उनके लड़के उज्ज्वला रमन सिंह जो पहले मंत्री भी रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, उनको अपने पिताजी के साथ वो कांग्रेस पार्टी के टिकट पे लड़े और जीते। तो मुझे ये लगता है कि टैक्टिकली अगर कहीं अखिलेश यादव और आज़म खान साहब और कांग्रेस की बात हो जाती है, तो आज़म खान साहब अ, अगर कांग्रेस में भी आते हैं तो शायद वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो सकते हैं इंडिया गठबंधन के लिए। तो एक तो बात आज़म खान की। अब दूसरी बात कर लें ज़रा बिहार इलेक्शन उसके बिना बात पूरी कुछ हो नहीं पाएगी। क्योंकि बिहार इलेक्शन में 2 चीज़ें हैं, एक तो जीतन राम मांझी नैया पार लगाएँगे या नैया डुबोएँगे। जीतन राम मांझी का सार्वजनिक बयान आया है आज। उन्होंने पहले 30 सीट की माँग की थी। अब वो कह रहे हैं कि मुझे अगर 15 सीट से कम मिली, तो वो इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। उसके पीछे एक उनकी लॉजिक है और उस लॉजिक का मुख्य कारण ये है कि पिछली बार जीतन राम मांझी 7 सीट पे इलेक्शन लड़े थे। इंसान पार्टी जो मुकेश साहनी की पार्टी है जो अब जो एनडीए का दामन छोड़ के जा चुके हैं इंडिया गठबंधन में, वो 11 सीट पे लड़े थे। तो 11 और 7 18 सीट इन लोगों के बीच में थी। दूसरी बात ये है कि जीतन राम मांझी को ये लगता है कि वो एक एक विनिंग फैक्टर रहे हैं एनडीए के उसमें। अब क्या हुआ था कि आज की तारीख में वहाँ पे चिराग पासवान आ गए हैं। चिराग पासवान पिछला इलेक्शन उनको जो बीजेपी के सो कॉल्ड चाणक्य हैं, उन्होंने टैक्टिकली अलग से लड़ाया था और इसलिए लड़ाया था कि जिससे नीतीश कुमार की जेडीयू की सीटें कम हो सकें। या निति और इसमें वो सफल भी रहे थे। नीतीश कुमार के बहुत सी सीटों को नुकसान पहुँचाया था, चिराग पासवान ने इलेक्शन लड़ के और वहाँ पे अपने कैंडिडेट खड़ा करके। अब चिराग पासवान की जहाँ तक देखिए चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और लल्लन सिंह, ये 3 कैबिनेट मिनिस्टर हैं, 3 अलग-अलग दलों को रिप्रेज़ेंट करते हैं बिहार के की पॉलिटिक्स में। लल्लन सिंह जेडीयू हो गए, जीतन राम मांझी हम हो गए और तीसरे चिराग पासवान हो गए। अब ये 3 कैबिनेट मिनिस्टर्स को अगर आपको इन तीनों पार्टियों को अकोमोडेट करना है, तो जेडीयू को भी अपने नंबर्स कम करने होंगे, अ, बीजेपी को भी अपने नंबर्स कम करने होंगे। दूसरा उधर एक गिवन कंडीशन दे दी है नीतीश कुमार ने कि मुझे बीजेपी से भले ही 1 सीट ज़्यादा लेकिन मैं 1 सीट ज़्यादा लड़ूँगा। ये उनकी कंडीशन है। तो अब इसको अकोमोडेट करना बहुत आसान चीज़ नहीं होगी क्योंकि चिराग पासवान भई अगर एनडीए में रह के लड़ रहे हैं तो उनको कुछ एक रिस्पेक्ट उनके 5 एमपीज़ हैं। तो मोटे तौर पे 35-40 सीट तो वो चाहेंगे ही चाहेंगे। अगर बहुत करेंगे तो 25-30 लेकिन अगर 25-30 सीटें निकालनी है, 7 सीटें पिछली बार इनको दी गई थी, तो पत मतलब मैं मोटा गणित की बात कर रहा हूँ। 25-7 32 32 सीट्स का मतलब पिछली बार जेडीयू और बीजेपी को छोड़ के 18 सीट दूसरी पार्टियों ने लड़ी थी। अगर वो 32 होती है, तो करीब 14 सीटें कम करनी होंगी जेडीयू और बीजेपी को अपने कोटे से। व्हिच विल अगेन बी नॉट अ वेरी ईज़ी थिंग टू डू। लेट्स सी। दूसरा एक जो बड़ी खबर बिहार की है, वो मेरे हिसाब से वो इम्पोर्टेंट है। वो कैसे रिएक्ट करेगी मुझे नहीं मालूम।
बिहार में जैसा बार-बार योगेंद्र यादव कह रहे हैं, कल भी वो बोले, बिहार में जो एलिजिबल वोटर्स हैं, उनकी संख्या 8 करोड़ 20 लाख है। उन 8 करोड़ 20 लाख में आज की तारीख में जो लिस्ट निकली है, वो 7 करोड़ 42 लाख 7.42 करोड़ ही वोटर बन पाए हैं। तो जो बाकी जो लोग हैं, मतलब मोटे तौर पे जो बाकी करीब 70-72 लोगों का नाम इलेक्शन इस वोटर लिस्ट में नहीं आया है। मैं उसपे एक बार एक पिछला एपिसोड कर चुका हूँ, इसलिए उसको रिपीट नहीं कर रहा हूँ। लेकिन जो ज़्यादा चिंताजनक बात है वो ये भी है कि इस 7.42 करोड़ में भी काफ़ी फिक्टिशियस और काफ़ी गलत नाम है। तो एक्चुअल एक्चुअल नंबर्स और कम भी हो सकता है। या ये जो फिक्टिशियस और बाकी नाम है, इसको एक पार्टी विशेष जिसका जिसका अपैरेंटली सामने-सामने दिखता है कि किसको इसका फ़ायदा हो रहा है इस नकली वोटर लिस्ट का, या जिसमें वोट को डिलीशन और सब्सट्रैक्शन और एडिशन हो रहा है, उस पार्टी के को कहीं इससे फ़ायदा तो नहीं होगा, क्योंकि अगर ये गलत नाम है या जिनका पूरी तरह से जिनके दस्तावेज़ की जाँच नहीं हुई है, वो अगर वहाँ पे हैं तो उस पार्टी विशेष के ही कारण है। तो इस चीज़ को मैं इसलिए आपके साथ कर रहा था क्योंकि ये भी एक फैक्टर वहाँ पे रहेगा। अब एक चीज़ और देखनी है कि इलेक्शन प्रोसेस शुरू हो गया है। इलेक्शन प्रोसेस शुरू हो जाने के बाद हमारा संविधान इलेक्शन कमीशन को ये ताकत देता है कि फिर कोई दखलंदाज़ी उसमें कोर्ट की नहीं हो सकती है। कोर्ट में लोग तो गए हैं, लेकिन एक 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 दूसरा पक्ष ये भी है कि भई अगर लोगों क्या बेसिक राइट टू वोट ही का उल्लंघन हो रहा है, तो क्या उसका समय भी सुप्रीम कोर्ट चुपचाप बैठा रहेगा? ये देखने वाली चीज़ें हैं, लेकिन एसआईआर का अपना एक फैक्टर ज़रूर रहेगा। अब मैं अंतिम बात कर लूँ जो अमेरिका में गांधी ने अमेरिका में सर उठाकर चलने की ताकत दी। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हम लोग वॉशिंगटन डीसी में एक हमने अच्छी कॉन्फ्रेंस की। अ, वॉशिंगटन में एक अमेरिकी संस्था अगर गांधी सेंटर चलाती है, जिसकी अध्यक्ष श्रीमती करुणा है, उसको मैं अलग से उसको लगा भी रहा हूँ। उसके बाद हम वॉशिंगटन की तो बात, वॉशिंगटन में गांधी जी की प्रतिमा भी है, सब कुछ है। हम जब अटलांटा आए, तो वहाँ भी गांधी जी, मार्टिन लूथर किंग के यहाँ गए तो वहाँ पे भी गांधी जी। और एक गांधी के विचारों को किस तरह से अलग किया जाए, उसका एक हम लोगों ने वी हैड द टेस्ट ऑफ इट। हम एक इंडियन कम्युनिटी के साथ कहीं इंटरेक्शन कर रहे थे। उस इंडियन कम्युनिटी में जो उसके अध्यक्ष हैं, वो आरएसएस विचारधारा के ही हैं, आरएसएस के ही व्यक्ति हैं। यहाँ पे बहुत सिस्टमैटिक ढंग से एक बीएसएस नाम का आरएसएस ने शुरू किया है, उस विचारधारा के थे। हम लोग बातचीत जो है डिस्कशन के तौर पे थी कि भाई कैसा हो रहा है, आपके यहाँ क्या हो रहा है, हमारा क्या हो रहा है, देश के रिश्ते नहीं खराब होने चाहिए, कैसे रिश्ते इंप्रूव हो सकते हैं, गांधी का इसमें क्या रोल है, नेहरू ने डेमोक्रेसी की मोटे तौर पे बात थी। उसमें वो उठ के उन्होंने मालूम नहीं अपनी तरफ से गांधी के नाम को लेके गलत बातें कहनी शुरू की, थिंग्स व्हिच वर नॉट देयर, गांधी नहीं, इन जनरल। खैर, वो एक था। उसके बाद हम 2 सिटीज़ और गए हैं, जहाँ पे भी आप जा रहे हैं, गांधी के बिना काम नहीं चल रहा। हम रेस्टोरेंट में घुस रहे हैं, इंडियन रेस्टोरेंट में जाते हैं, इंडियन रेस्टोरेंट में सामने गांधी जी दिखाई दे रहे हैं। इंडियन रेस्टोरेंट में एक और दूसरे रेस्टोरेंट में जाते हैं, वो एक जो रेस्टोरेंट है वो पंजाब से आए हुए कुछ लोग चला रहे हैं। हम दूसरे रेस्टोरेंट में जाते हैं, राजा राजाज़ प्लेस, वहाँ पे वो तमिलनाडु से आए हुए एक व्यक्ति चला रहे हैं, वहाँ पे भी गांधी है। गांधी तो कॉमन फैक्टर है। अब कहीं-कहीं लोगों ने लता मंगेशकर, देवानंद इस तरह के भी वो रखे हैं, लेकिन गांधी इज़ अ कॉमन फैक्टर इन अमेरिका। और गांधी इज़ वन मैन जो शायद, मुझे ऐसा लगता है कि उनको अपने सारे प्रेज़िडेंट्स के उतने नाम नहीं मालूम होंगे, लेकिन गांधी को ऑन एन एवरेज अमेरिकन गांधी नाम जानता है, कि इस तरह का एक व्यक्ति हुआ था जिसका एक नॉन वायलेंस, एक मोटे तौर पे उन्होंने क्या किया था ये भी जानता है। तो सुन के अच्छा लगता है, फ़क्र होता है। बाकी हमारे किसी नेता, किसी विश्व गुरु का नाम यहाँ के लोग नहीं जानते हैं। वो एक एक पर्टिकुलर कम्युनिटी हो सकती है, एक पर्टिकुलर लोग हो सकते हैं, लेकिन अदरवाइज़ नहीं जानते। गांधी एवरीवन नोज़। और इस बात को मैं इसलिए फिर से दोहरा रहा हूँ
कि भारत की डेमोक्रेसी सारा कुछ अच्छा-बुरा होने के बाद भी आज भी वाइब्रेंट है, आज भी जीवित है और आज भी अच्छे ढंग से जब ज़रूरत पड़ती है, तो इट शोज़ दैट इट इज़ अ वाइब्रेंट डेमोक्रेसी, उसमें साँस है। थैंक यू सो मच। बहुत-बहुत धन्यवाद।